हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को होलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशन कोट से। द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। यानी कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन में अपनी लाइफ में आने वाली रुकावटों पे ध्यान देंगे तो क्या होगा, आप डीमोटिवेट फील करेंगे। आपको अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है सिर्फ, और अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है। प्रोसेस होगी वो कड़ी मेहनत जो आप डेली करते हैं। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। जंक कैन बी अ सोर्स ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। यानी कि हम जो गैजेट्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, फ़ोन्स, ठीक है, इन सब में से रेयर अर्थ मेटल को क्या किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स बनेगा रेयर अर्थ मेटल का, क्योंकि अभी रेयर अर्थ मेटल बहुत कम पाए जाते हैं और चाइना इसमें डोमिनेट करता है। पढ़ेंगे रेयर अर्थ मेटल्स के बारे में। ये जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब जैसे जैसे इंडिया की जो भी डेवलपमेंट पाथ पे, जिस पाथ पे है इंडिया, उसके लिए रेयर अर्थ मेटल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर्स, मेडिकल फील्ड, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक एडिटोरियल है विकसित भारत लिटमस टेस्ट। ये पढ़ेंगे। यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को का जिक्र किया गया है कि इंडिया के काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पूछा गया है प्रीलिम्स में, आगे भी पूछा जा सकता है। यूपी पीसीएस का अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस। एक पैनल का गठन किया गया था, ये मैं आपको बहुत बार कवर करवा चुकी है ये वाला टॉपिक, राइट। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आज कवर करेंगे, और जिन्होंने पढ़ा है वो रिविज़न करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट भगवान राम। यहाँ पे राम जी की वैल्यूज़ क्या थी, ये आपके जीएस पेपर 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल में बहुत काम आएगी। ठीक है, क्योंकि राम मंदिर का आज उद्घाटन होने वाला है, राइट। तो राम मंदिर के बारे में मैंने आपको बहुत पहले भी कवर करवाया था कि किस स्टाइल पे बना है, उस स्टाइल का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया था। ठीक है, नागरा स्टाइल में बना था और उसे मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो आज हम राम जी की वैल्यूज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं, योर जंक ड्रॉअर। यानी कि ये एक ही न्यूज़ थी, मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि विजिबिलिटी अच्छी रहे। अ न्यू स्टडी फ्रॉम रिसर्चर्स इन चाइना एंड नीदरलैंड्स एस्टिमेट्स द रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। ओल्ड फ़ोन्स हो गए, हार्ड ड्राइव्स हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, टर्बाइंस हो गई, इसमें से 40% ऑफ मेटल्स की जो डिमांड बढ़ती जा रही है, रेयर अर्थ मेटल की जो डिमांड है, उसे फुलफ़िल करेगा ये रिसाइकलिंग प्रोसेस। ठीक है, कि जो जितने भी ओल्ड गैजेट्स हैं, मशीन्स हैं, उससे क्या किया जाएगा, रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो डिमांड बढ़ती जा रही है यूएस, चाइना एंड यूरोप बाय 2050। अब रेयर अर्थ मेटल्स बहुत एसेंशियल होते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए। ग्रीन टेक्नोलॉजी जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, विंड टर्बाइंस, ठीक है, इनका बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल से क्या कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन ले रहे हैं टुवर्ड्स ग्रीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फॉसिल फ्यूल का बर्निंग आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर कर रहा है, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर रहा है, राइट। अगर हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है तो उसके लिए रेयर अर्थ मेटल का एक क्रिटिकल रोल है। ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होगा, जैसे कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल एंड सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग। इसका अगर रीयूज़ करेंगे एंड रिसाइकिल करेंगे तो जो
वो तो जो टॉक्सिक मिनरल्स रिलीज़ होते हैं माइनिंग के दौरान, अर्थ में अगर माइनिंग करेंगे तो उस टाइम पे टॉक्सिक मिनरल्स भी रिलीज़ होते हैं, ठीक है, और फिर वो पॉल्यूट करते हैं वहाँ की सॉइल को, वेजिटेशन को एंड वाटर को। इसीलिए रीयूज़ एंड रीसाइकिल करेंगे तो रेयर अर्थ मेटल की डिमांड भी फुलफ़िल होती जाएगी और हम एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी बढ़ेंगे, ठीक है। आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसे में अगर कुछ लिखने को आया कि सस्टेनेबिलिटी, तो जब आप इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू आप प्रेजेंट करेंगे तो आप इसमें ये लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कि रेयर अर्थ मेटल को क्या किया जा सकता है, रीयूज़ एंड रीसाइकिल किया जा सकता है ताकि वहाँ की सॉइल एंड वाटर पॉल्यूट ना हो। बस आपको यूटिलाइजेशन आना चाहिए। न्यूज़पेपर में बहुत कुछ होता है, इसीलिए जो टॉपर्स होते हैं वो न्यूज़पेपर पे ज़्यादा टाइम देते हैं। रेयर अर्थ कैन कट डाउन ऑन द नीड्स फॉर माइनिंग which can pollute soil and water with toxic heavy metals like arsenic. आर्सेनिक मिलता है, राइट, गंगा वाटर में भी पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनकी अगर अमाउंट बढ़ जाती है तो ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हार्मफुल रहते हैं। हैव ऑल्सो बीन, यानी कि क्या होता है जब माइनिंग होती है तो किसी एरिया को के जो ट्राइब्स होते हैं या जो लोग होते हैं उनका डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज जैसे कि वाटर हो गए या मिनरल्स हो गए, ये सारे कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनकी जो क्रिटिकलिटी है उस पर ध्यान देना होगा। इससे कुछ ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस भी होते हैं, ये कम हो जाएगा अगर रीयूज़ करेंगे। द आइडिया ऑफ रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ये नया नहीं आइडिया है। 1980s में ये आइडिया डिस्क्राइब किया गया था, जिसे टर्म दी गई थी अर्बन माइनिंग, टू डिस्क्राइब कलेक्टिंग रेयर मेटल्स फ्रॉम डिस्कार्डेड अप्लायंसेस, ठीक है। जो हम गैजेट्स यूज़ नहीं करते उसमें से रेयर अर्थ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की बात अर्बन माइनिंग में कही गई। जो कॉमन मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन, ये तो रिसाइकिल हो जाते हैं, ठीक है, बट ओनली 1% ऑफ रेयर अर्थ मेटल, रेयर अर्थ इन ऑल प्रोडक्ट्स आर रीयूज्ड एंड रिसाइकिल, ठीक है। यानी कि जितना भी रेयर अर्थ मेटल है हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका सिर्फ 1% रिसाइकिल हो पाता है। अब ये चीज़ क्या शो कर रही है कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी ज़रूरी है। द वर्ल्ड इंस्टेड ऑन माइनिंग फॉर इट्स सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मेटल 70% ऑफ, यानी कि माइनिंग पे रिलाई कर रहा है पूरा वर्ल्ड रेयर अर्थ मेटल के लिए, जिसका अबाउट 60 to 70% कहाँ से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। और ये आप इंडिया चाइना रिलेशंस में भी आप दिखाएंगे कि चाइना पे ज़्यादा डोमिनेंस होनी नहीं चाहिए, चाइना पे हमारी मतलब डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आप लिखेंगे। तो रेयर अर्थ मेटल पे इंडिया को आगे बढ़ना होगा, इसका एक्सप्लोरेशन, रिसाइकिल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस पे ध्यान देना होगा। रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, ये 17 मेटेलिक एलिमेंट्स का सेट होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ही याद रखना है, कुछ इनकी यूनिक मैग्नेटिक, लुमिनिसेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी वाइड रेंज में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गए जैसे कि कंप्यूटर्स, नेटवर्क कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, नेशनल डिफेंस, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़, इन सब में यूज़ किया जाएगा रेयर अर्थ मेटल्स। इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर से अब काफ़ी कंट्रीज़ क्या कर रही हैं, फॉसिल फ्यूल को कट डाउन कर रही हैं। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ में भी रेयर अर्थ मेटल की ज़रूरत होगी। इसमें हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी होती है, सेफ स्टोरेज होती है एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन फॉर अ पोस्ट हाइड्रोकार्बन इकोनॉमी, इन सब के लिए ज़रूरत होगी रेयर अर्थ मेटल की। रेयर अर्थ से पता चलता है कि ये डिफ़िकल्ट है एक्सट्रैक्ट करने में, ठीक है। अब इसमें चाइना ने कैसे मोनोपोलाइज किया, 90% ऑफ रेयर अर्थ मेटल में क्या था, चाइना ने डोमिनेट किया था, बट 2010 से क्या हुआ, अब काफ़ी सारी और भी कंट्रीज इसे एक्सप्लोर कर रही हैं, ठीक है।
ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस जो क्वाड कंट्रीज़ है उन्होंने क्या किया, इसकी प्रोडक्शन को यानी कि चाइना का जो रेयर अर्थ मेटल है उसे कट डाउन करके 60% लेके आ गई। यानी कि इन कंट्रीज़, ये कंट्रीज़ भी अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लेके आई रेयर अर्थ मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए, ताकि चाइना पे डिपेंडेंस कम हो सके। क्वाड में कितने मेंबर्स हैं? 4 हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है। कौन कौन से हैं ये बहुत ही बेसिक है, ठीक है, करंट अफेयर का, ये तो न्यूज़ में रहता ही है। Even so, the dominant share of processed rare earth lies with China. ठीक है, अबाउट 60 to 70% अभी भी चाइना से सप्लाई होता है। अब इंडिया की क्या करंट पॉलिसी है? एक्सप्लोरेशन किसे दिया गया है? कंडक्टेड बाय ब्यूरो ऑफ माइंस एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं इसमें, ठीक है। हमें क्या चाहिए? पब्लिक प्राइवेट एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, एक यानी कि कोलैबोरेशन होना चाहिए और पार्टिसिपेशन चाहिए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का, ताकि डेवलपमेंट के प्रोसेस में प्राइवेट सेक्टर देखिए अब बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, हम माने या ना माने, ठीक है। सरकार का जो रोल इकोनॉमी में था वो कहीं ना कहीं अब कम होता चला जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर से हेल्प ली जाए इस मामले में, या प्राइवेट सेक्टर्स को इंसेंटिव्स दिए जाएं, तो क्या होगा? रेयर अर्थ मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, माइन किया जाएगा एंड रिसाइकिल भी किया जाएगा। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बढ़ पाएगी। इंडिया हैज़ ग्रांटेड गवर्नमेंट कॉरपोरेशन सच एज IREL अ मोनोपोली ओवर द प्राइमरी मिनरल्स, जैसे कि मोनाजाइट, बीट सैंड, ये कोस्टल स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। इन सब के एक्सप्लोरेशन को कंपनीज जो सरकार है वो मोनोपोली दे रही है। ग्लोबली मल्टीलेटरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, जून 2022 में अनाउंस किया गया था। इसका गोल क्या था? ब्रिंगिंग टुगेदर कंट्रीज टू बिल्ड रोबस्ट क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन नीडेड फॉर क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स। इसमें यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान एंड वेरियस यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है। मल्टीलेटरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप देख के लगेगा कि इंडिया हो सकता है, राइट, बट नहीं है इसमें इंडिया, ये चीज़ ध्यान रखनी है अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज़ अमेंडेड द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसे अमेंडमेंट 2021 लाया गया, जिसमें मिनरल के प्रोडक्शन को बूस्ट करने का प्रावधान दिया गया, इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन द कंट्री एंड इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल प्रोडक्शन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GS पेपर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है, मिस नहीं करनी है। वे फॉरवर्ड देखेंगे कि एडवांस कंट्रीज से इंडिया को लेसन लेना चाहिए कि हाउ दे आर प्लानिंग टू सिक्योर देयर मिनरल नीड्स, ठीक है, कैसे वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, माइन कर रहे हैं या कैसे रिसाइकिल कर रहे हैं, इस पे इंडिया को ध्यान देना होगा। और जो मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स होती हैं, जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बिम्स्टेक, क्वाड हो गया, इसे क्या करना है? इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है एंड रेयर अर्थ मेटल का मुद्दा उठाना है, ताकि चाइना के डोमिनेंस को कम किया जा सके और हम अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई कर सके, स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है, उसकी रेजिलियंस को बढ़ा सके। ये मतलब ऐसा ना हो कि इतनी डिपेंडेंसी रही चाइना पे कि चाइना ने बंद कर दिया एक्सपोर्ट अपना इंडिया के लिए, तो क्या होगा? हमारी इंडस्ट्रीज़ पे बहुत नुकसान होगा। टॉप लेवल डिसीजन देना पड़ेगा विद इन द गवर्नमेंट टू स्ट्रेटेजाइज हाउ टू क्रिएट वर्टिकली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, यानी कि कैसे सप्लाई चेन को स्ट्रेंथन करना है, क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल करना है रेयर अर्थ मेटल्स का यूज़ करते हुए, इस पे ध्यान देना होगा। एक न्यू डिपार्टमेंट बनाया जाए, डिपार्टमेंट ऑफ रेयर अर्थ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसमें रोल प्ले कर रहा है। एक अलग से डिपार्टमेंट होगा तो यहाँ पे काफ़ी इफ़िशेंट एंड इफ़ेक्टिव तरीके से काम किया जाएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, विकसित भारत लिटमस टेस्ट, पॉवर्टी इरेडिकेशन hinges on real wage rate which have fallen in rural areas in the last 5 years, यानी कि यहाँ पे एक अर्जेंट अटेंशन की बात की गई
यहाँ पे कह रहे हैं कि पीएम मोदी चाहते तो है विकसित भारत बाय 2047, बट नीति आयोग ने जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स निकाला है उसके तहत क्या पाया गया है कि 248.2 मिलियन लोग लिफ्ट हो गए हैं आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के बारे में सबसे पहले तो ध्यान रखना है नेशन का है। अगर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है तो वो कौन निकालेगा? नीति आयोग। ठीक है, यूएनडीपी की मेथोडोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इसमें 3 डायमेंशंस दिए गए हैं। ठीक है, उनके 10 इंडिकेटर्स है। हेल्थ, जिसमें न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड मोर्टालिटी होता है, एजुकेशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या होता है? कुकिंग, फ्यूल, सैनिटेशन है कि नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं है, घर है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एंड एसेट्स है कि नहीं है। इस बार क्या ऐड किया गया है? मैटरनल हेल्थ को और बैंक अकाउंट्स को ऐड किया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब जो पहले जो एक ट्रेडिशनल एस्टिमेट्स हुआ करता था इनकम कंजम्पशन पे लेके कि इनकम कितनी है और कंजम्पशन कितना है, राइट, उससे एक ब्रॉड व्यू दिखाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे डायमेंशंस को इंक्लूड किया जाता है, सिर्फ इनकम एंड कंजम्पशन को नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना। ठीक है, जीएस पेपर 3 में अगर पूछा जाएगा तो। अब यहाँ पे ये पॉइंट आउट किया जा रहा है कि प्रथम ने जो प्रथम ASER रिपोर्ट है, यानी कि एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट, इसमें इसके तहत क्या बोला गया है कि क्या फ़ायदा चिल्ड्रंस को स्कूल में एनरोल करके, क्या फ़ायदा अगर आप उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में क्रिएट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयबल यूथ। अनएम्प्लॉयबल यूथ का मतलब क्या होता है? उनके पास स्किल्स नहीं है जो मार्केट के अकॉर्डिंग हो। सिमिलरली ये क्या पॉइंट आउट मतलब ये क्या पॉइंट इसमें होता है कि बैंक अकाउंट है कि नहीं है, जब तक उनके पास इनकम नहीं होगी, सेविंग्स नहीं होगी। तो बैंक अकाउंट है कि नहीं है, कितने कितने लोगों पे आप ये पता करके क्या करेंगे? दिस रेजेस द क्वेश्चन अबाउट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, जो बेटर एक्सेस टू पब्लिक यूटिलिटीज़ दिया जा रहा है, एजुकेशन, हेल्थ एंड इवन गैस, बट डज नॉट वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी और इनकम लेवल्स। इनकम लेवल्स को बढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं सब्सिडाइज्ड रेट में और फ्री। ठीक है, इंडिया स्टिल हैज़ अ लार्जेस्ट नंबर, यानी कि वर्ल्ड बैंक के एस्टीमेट के हिसाब से 160 मिलियन पीपल इन इंडिया अभी भी एक्सट्रीम पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। इनका $2.15 पर कैपिटा पर डे इनकम है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी 2017 का कहता है। ठीक है, ऑक्यूपेशंस इनके क्या है? एग्रीकल्चर एंड फार्म लेबर्स में जो नॉन फार्म लेबर्स है वो लोग काफ़ी पुअर होते हैं। ठीक है, इनके मतलब इनका ऑक्यूपेशन क्या है? तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ये वाला जो कॉलम है इसमें क्या है दिखाया गया है कि कैसे यूपीए गवर्नमेंट ने, एनडीए ने कैसे कैसे क्या क्या किया है, बट ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि ये वाला पैराग्राफ काफ़ी पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि कौन सी सरकारों ने क्या किया, कितने लोग पॉवर्टी से बाहर आए, बीजेपी वगैरह का कंपैरिजन ठीक नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल अनबायस्ड होकर अपना आंसर प्रेजेंट करना है। नीति आयोग ने 2021 में ये फर्स्ट एवर स्टेप लिया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज़ करने के लिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 को यूज़ करते हुए ये रिलीज़ किया गया। ठीक है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है? ये 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को क्या करता है? मेज़र करता है। फर्स्ट लॉन्च किया गया था इन 2010। प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर वो स्टेटमेंट बना के पूछ लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर से उनका only 1, only 2, only 3 तो और कंफ्यूजिंग लगता है।
ठीक है, इसीलिए आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एनालिसिस के साथ साथ बहुत ही स्ट्रेंथन होनी चाहिए। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफिस, ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसमें 10 इंडिकेटर्स पे ध्यान दिया जाता है, जिसमें शामिल है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स इंक्लूड बोथ इंसिडेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप किया जाता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, यहाँ पे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन है 2012 में आया है कि इन सब में से किसको ये किन इंडिकेटर्स को शामिल किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है। परचेजिंग पावर पैरिटी एट नेशनल लेवल, नो। मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पे अभी मैंने क्या बताया कि ये मल्टी डायमेंशनल वे में पॉवर्टी को मेजर कर रहा है, नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं आएगी। एक्सटेंट ऑफ बजट डिफिशिट, जीडीपी ग्रोथ रेट एट नेशनल लेवल, इसका तो कहीं जिक्र हुआ ही नहीं अभी ऊपर, राइट। तो आंसर क्या होगा? डेप्रीवेशन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, एसेट्स एंड सर्विसेज एट हाउस होल्ड लेवल, ये वाला मैंने अभी आपको बताया। तो आंसर क्या होगा इसका? ओनली 1। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे, गवर्नमेंट क्या कह रही है? 81% रिस्पॉन्सेज आए हैं कोविंद लेड पैनल इन फेवर ऑफ साइमल्टेनियस पोल। वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया मैंने आपको बहुत पहले बताया था, क्योंकि जब ये कमेटी का गठन किया गया था ना, मैं आपको तब से ही कवर करवा रही हूँ, तो जिन्होंने कवर नहीं किया है वो आज कवर करेंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए क्या किया? एक गठन किया गया कमेटी का, जिसके हेड है प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते क्या है? ये एक आइडिया है टू होल्डिंग इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो विधानसभा होता है, ठीक है, एंड लोकल बॉडीज़ लाइक म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड पंचायत, इनके इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज किया जाएगा। ये अलग अलग नहीं कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से कुछ सिंक्रोनाइज करना है कि लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस साथ में हो जाएं। प्रेजेंटली आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम जैसे स्टेट्स के इलेक्शन लोकसभा इलेक्शंस के साथ होते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? रिसोर्स एफिशिएंसी, आप जानते हैं कि कितनी सारी कॉस्ट लगती है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में। कभी लोकसभा इलेक्शंस तो कभी इस स्टेट का उस स्टेट का। मैन पावर लगती है, सिक्योरिटी पर्सनल्स लगते हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज में एम्प्लॉयड हैं उन्हें भेजा जाता है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए। तो इन सब की कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। ऑप्टिमाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्ट्रीमलाइन करेगा द डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। डिस्ट्रप्शंस बहुत कम होंगे, ठीक है, एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी पॉलिसी में। फ्यूअर इंटरप्शंस इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान क्या किया जाता है? कुछ आचार संहिता लगाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सरकार को क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इससे रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन पे भी उसका इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी लिखना है। जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस। एनहांस्ड वोटर टर्नआउट माइट कम्बैट वोटर फैटिग, इंक्रीज ओवर जो वोटर पार्टिसिपेशन होती है, ठीक है, जैसे कि लोकसभा के इलेक्शंस, उसके बाद अपने स्टेट के इलेक्शंस, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस, उसके बाद हो सकता है पंचायत के इलेक्शंस हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक फटीग सी क्रिएट हो जाती है वोटर्स के माइंड में। अगर एक साथ इलेक्शन हो जाएंगे तो ये पार्टिसिपेशन को ज़्यादा बढ़ाएगा कि हाँ वोट देते हैं बढ़ चढ़ के और एक सरकार चुनते हैं। अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, पॉलिटिशियंस आर हेल्ड अकाउंटेबल देयर एक्शंस अक्रॉस डिफरेंट टियर्स। रिड्यूस्ड पोलराइजेशन, जो भी कास्ट बेस्ड रीजन के बेस पे जो रिलीजन के बेस पे क्या किया जाता है, जो पोलराइजेशन किया जा रहा है, ठीक है, उसे भी ये चीज़ रिड्यूस करेगी।
कम्युनल पॉलिटिक्स को रिड्यूस करेगी। चैलेंजेस क्या क्या एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इसमें चाहिए होंगे क्योंकि काफ़ी सारे इलेक्शंस होते हैं, उसे सिंक्रोनाइज करने में कुछ आर्टिकल्स हैं जिनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है, संशोधन की ज़रूरत होगी। आर्टिकल्स जैसे कि ये थोड़ी बहुत मेंशन करेंगे आप लोग, ठीक है, 83 टू 85 टू 171, 172 1, 174 2, ठीक है। ये लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन को करने के लिए क्या करना होगा, अमेंडमेंट्स इसमें करने पड़ेंगे। फेडरलिज्म का कंसर्न आ रहा है यहाँ पे कि क्या होगा, जो रीजनल पार्टीज़ हैं उन्हें बढ़ावा नहीं मिल पाएगा क्योंकि रीजनल पार्टीज़ क्या है, वो रीजन के मुद्दे रखती हैं, राइट। सड़कों पे गड्ढे हैं, वाटर सप्लाई नहीं है, गार्बेज रहता है, ठीक है, तो उन सबको टैकल करने के लिए रीजनल पार्टीज़ ज़्यादा काम करती है। तो ये रीजनल पार्टीज़ की अकाउंटेबिलिटी होती है इसमें। तो जब एक साथ इलेक्शंस किए जाएंगे तो रीजनल पार्टीज़ यहाँ पे थोड़ी अपने आप को स्मॉल फील करेंगी, ठीक है, डोमिनेटेड पार्टीज़ के सामने। ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स चाहिए होंगी एक साथ, एंड वीवीपैट्स चाहिए होंगे, ठीक है। ये दोनों मैंने आपको पढ़ाए हैं बहुत बार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एंड वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ठीक है, पढ़ाया है मैंने। बाई इलेक्शंस एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, एक्सक्लूडेड बाई इलेक्शंस एंड इलेक्शंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, यानी कि सिंक्रोनाइज करेंगे तो क्या होगा, जो बाई इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस होते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, ठीक है, तो विधान परिषद के इलेक्शंस को बॉयकॉट किया जा सकता है, ठीक है, ये एक्सक्लूड कर सकता है इन दोनों के इलेक्शंस को। डाइवर्स पॉलिटिकल लैंडस्केप्स है, अब इतनी सारी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, राइट, रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी के बेस पे है, तो वहाँ की रीजनल पार्टीज़ को आना सामने ज़रूरी है। बट जब एक साथ इलेक्शंस होंगे तो नेशन वाली पार्टी डोमिनेट कर जाएगी और ये रहता है कि रूलिंग पार्टी ही डोमिनेट करती रहेगी साल दर साल। इसीलिए क्या करना है, यहाँ पे कुछ चैलेंजेस पॉइंट आउट किया गया है। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसके बेनिफिट्स बताएंगे, हाउएवर करके कुछ चैलेंजेस बताएंगे, ठीक है, और आप एक अपना प्रेजेंट व्यू रखेंगे कि जनता जैसा चाहती है, जैसा कन्वीनियंट है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपनी कंट्री के लिए, ठीक है, वो हो। हमें क्या करना है, फेडरलिज्म को भी मेंटेन करके रखना है और वोटिंग को, इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर कंडक्ट करवाना है, ठीक है। आप एक वे फॉरवर्ड प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आज राम मंदिर का उद्घाटन, सबको पता है, राइट। ये वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई थी न्यूज़पेपर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 4 के लिए, ठीक है। यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम क्या होते हैं कि मर्यादा में रहना, लिमिट में रहना, ठीक है, एक मध्यम मार्ग होता है ना, वही मर्यादा में रहेंगे तो क्या होंगे, सिंस नहीं होंगे, पाप नहीं होंगे, ठीक है। स्वीटनेस, राम जी की स्वीटनेस सबको पता है कि उन्होंने कैसे जो शबरी वगैरह है उनसे क्या किया, जो लोअर कास्ट अपर कास्ट, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, राइट, उन्होंने कैसे इन लोगों से भी इंटरैक्ट किया, जूठे बेर तक खाए। तो आप ये स्वीटनेस भी मेंशन करेंगे जीएस पेपर 4 में एग्जाम्पल के तौर पे। बेनेवोलेंस कैसे, उन्होंने कैसे अपने राज्य का इतना ख्याल रखा, ठीक है। वेलफेयर ऑफ द पीपल पे ध्यान दिया। ह्यूमिलिटी, श्री राम स्टिल डो नॉट हैव एनी फॉल्स मेंटल प्रोजेक्शंस ऑफ हिमसेल्फ एज सुपीरियर टू अदर्स, ठीक है। जो राम जी हैं उन्होंने कभी अपने आप को सुपीरियर नहीं बताया। कंपैशन, कैसे उन्होंने जो राक्षस थे उनसे लोगों को क्या करवाया, फ्री किया, ठीक है, लोगों का उद्धार किया राक्षस को मार के। सत्य, बिल्कुल सत्य की राह पे चले। धर्म, अपने धर्म पे चले, यानी कि अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है या ऐसे कुछ वैल्यूज़ का जिक्र होता है तो आप ये एग्जाम्पल के तौर पे मेंशन करेंगे।
केस स्टोरीज़ में भी मेंशन किया जा सकता है, क्योंकि राम मंदिर यहाँ पे एक कोई रिलीजियस टॉपिक नहीं है, वो पूरे अभी इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का टॉपिक है। ठीक है, तो इसे मेंशन करने में बिल्कुल भी हिचकना नहीं है। तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। राम मंदिर के उद्घाटन की आप सबको बधाई हो, क्योंकि राम मंदिर, राम जी किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन तक सीमित नहीं है, राइट। वो सबके राम जी हैं, इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के हैं। लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिंक मैंने इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है चैनल डेली करंट अफेयर के पीडीएफ्स के लिए। ये आपको आज के आज ही नोट कर लेना है। मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको आज के आज ही नोट कर लेनी है, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हो, जो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी रिवाइज किए जा सके। ठीक है, खुद के नोट्स पे रिलाई करना है, चाहे ई नोट्स हो चाहे हैंड रिटन हो। पीडीएफ्स नहीं खुलती बाद में। ये मैं आपको डेली इसीलिए कहती हूँ ताकि आप इस बात पे ध्यान दें, आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें कि हाँ ये पीडीएफ कल नोट करेंगे, परसों नोट करेंगे, नहीं खुलती फिर बाद में वो। ठीक है, इसीलिए इस बात पे ध्यान देना है कि आपको खुद के नोट्स पे रिलाई करना है, उसका बार बार रिवीजन करना है। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।